अमेरिका और ईरान ने संघर्ष को फिर से हवा दे दी है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिकी बमवर्षकों ने ईरानी शहरों पर बमबारी की है, जबकि इसी बीच यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर हमला किया है। सबसे बड़ा डर यह है, क्या ये दो बड़े वैश्विक संघर्ष आपस में मिल सकते हैं और इसमें भारत की राजनयिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासनी हैदर। यह संघर्ष महज 5 दिनों तक चलने वाला था, लेकिन ईरान में चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध को अब 5 महीने पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान कई बार युद्ध विराम भी देखे गए, लेकिन इस हफ्ते के बाद ही हमलों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जिसका कई लोगों को डर था। अब ये और भी देशों में फैल रहा है। फरवरी से अब तक लगभग 10,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। भारत ने भी जहाजों पर सवार लोगों सहित 16 नागरिकों को खो दिया है और 75 लोग घायल हुए हैं। अब एक नजर डालते हैं कि इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसने डर के स्तर को दोबारा बढ़ा दिया, जबकि एक समझौता, ज्ञापन और युद्ध विराम की बातचीत पहले से चल रही थी। बेशक अमेरिका ईरान पर रुक रुक कर बमबारी का अभियान चला रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने लगातार खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों पर बमबारी की है। अब इस युद्ध में पहली बार सऊदी अरब इराक में एक ईरान समर्थित समूह, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहा जाता है, पर हमलों में अमेरिका के साथ शामिल हो गया। इराकी सरकार ने वास्तव में खुद को इस हमले से अलग कर लिया और कहा कि इन हमलों से पहले उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। दूसरा, उसी दिन ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। पूरे क्षेत्र में इनकी निंदा हुई और अब अमेरिका और अधिक हिंसा की धमकी दे रहा है। हम उन पर बहुत बड़ा आक्रमण करने जा रहे हैं, क्योंकि अब उन पर हमला करने की हमारी बारी है। वे जानते हैं कि यह होने वाला है। वे हमसे ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने बीती रात हमला करने की कोशिश की थी। इसलिए हमारे पास 8,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले 5 रॉकेट दागे गए थे और उन सभी 5 रॉकेटों को जमीन पर गिरा दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया, इसलिए अब हमारी बारी है। इतना ही नहीं, दमियता नामक एक मिस्र के बंदरगाह पर ड्रोन हमले ने 2 जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे इस संघर्ष का दायरा सचमुच और बढ़ गया है। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने कहा कि इजराइल संभवतः एक छद्म ऑपरेशन चला रहा था। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य से लगभग 1,200 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने एक जहाज पर हमला करने के लिए ड्रोन भेजे, जिसके बारे में उसका कहना था कि वो ईरान से रूस के लिए सैन्य उपकरण ले जा रहा था, जिस पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। यह स्थिति वास्तव में उन 2 बड़े युद्धों को आपस में मिला देगी, जिसके बारे में दुनिया सबसे ज्यादा चिंतित है। एक चीज जो हम दोबारा नहीं देखना चाहते, वो है संघर्ष का विस्तार। इसलिए लड़ाई में अधिक पक्षों का शामिल होना, लड़ाई का अधिक संख्या में देशों में फैलना, ये सभी प्रतिकूल घटनाक्रम हैं और हमें पहले से भी कहीं अधिक बदतर स्थिति में ले जा सकते हैं। इसलिए अब तस्वीर क्या सामने आ रही है? यह स्पष्ट है कि संघर्ष 4 अलग अलग दायरों में बाहर की ओर फैल गया है। आप इस ग्राफिक पर एक नजर डालिए। पहला दायरा वास्तव में प्राथमिक युद्धरत पक्षों का है, अमेरिका, इजराइल और ईरान। लेकिन इसके बाद हमने दूसरे दौर में उन खाड़ी देशों को देखा जहां अमेरिकी ठिकाने हैं और जिन पर ईरान ने पलटवार किया। यह सब युद्ध की शुरुआत में हुआ था, फिर यह दूसरों तक पहुंच गया, जैसे कि इस हफ्ते मिस्र और यूक्रेन, जो सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन जहां किसी युद्धरत देश के जहाजों को निशाना बनाया गया है। कई अन्य देश उन समुद्री क्षेत्रों में हैं जहां हिंसा देखी गई है। हमने अमेरिका या ईरान द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने के कारण पहले हिंद महासागर में होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों के लिए
खतरा भी देखा है। अंतिम दायरा वास्तव में वैश्विक समुदाय का है, जो इस संघर्ष से आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। जून में उस युद्ध विराम के बाद सामान्य स्तर पर आने के बाद कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक स्तर पर विकास के अनुमानों में कम से कम 0.3% की कटौती की जा रही है। इस सब को देखते हुए दोबारा शुरू हुए युद्ध और इन दोनों युद्धों के किसी तरह आपस में मिल जाने के दोहरे खतरों के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? पहली चिंता, और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने शुरू से ही बात की है, वास्तव में खाद्य ईंधन और उर्वरक सुरक्षा एजेंडे पर हावी बनी हुई है। युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय परिवारों में देखे जाने लगे हैं। इसलिए आयात पर भारत की निर्भरता, जो हॉर्मुज के रास्ते सबसे सस्ते में आती थी, वही चिंता का विषय है। भारत की 50% LNG, इसकी 85% कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। इसके DAP खाद का 60%, पोटाश 100% और यहां तक कि घरेलू यूरिया उत्पादन के लिए भी वास्तव में LNG आयात की आवश्यकता होती है। इसके बाद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसने विशेष रूप से इस महीने भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया, भारतीय परिवारों की आय में आपकी स्थिति के आधार पर 3% से 11% और 27% तक की गिरावट देखी जाएगी। सबसे कम असर शहरी परिवारों पर और सबसे ज्यादा असर दुर्भाग्य से ग्रामीण कृषि वाले सबसे गरीब घरों पर पड़ेगा। और फिर उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की चिंता है जो आर्थिक रूप से सबसे बुरी तरह प्रभावित है, वो है खाड़ी क्षेत्र। वे प्रेषित धन के बारे में चिंतित हैं, जो इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीयों से हर साल लगभग $50 बिलियन से अधिक आता है। कुवैत और कतर जैसे देशों पर भी इसका असर देखिए, जहां GDP में 13% से 14% तक की गिरावट आ रही है। अंत में भारत को यूक्रेन और ईरान में इन युद्धों के अपनी बहुप्रचारित कनेक्टिविटी रणनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना होगा। इसलिए इनमें से प्रत्येक मार्ग को देखें। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC रूस तक का मार्ग होर्मुज नाताबंदी से प्रभावित है, ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण, लेकिन हाल ही में चाबहार बंदरगाह शहर पर अमेरिकी बमबारी के कारण भी भारत ने उस बंदरगाह मार्ग को अब वास्तव में छोड़ दिया है। हाइफा बंदरगाह और होर्मुज ब्लॉक के माध्यम से इसके अलाइनमेंट के कारण IMEC अव्यवहारिक हो गया है। और ये याद रखिए कि हमने एक शोध पत्र के बारे में बात की थी जिसने अब वैकल्पिक संरेखणों की सिफारिश की है। UAE की कमजोरियों को देखते हुए निकट भविष्य में I2U2 के भी पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है। इसलिए अब भारत की राजनयिक प्राथमिकताएं हैं। मैं आपको बस कुछ बता देती हूं। एक है चारों तरफ संपर्क बढ़ाना। इसलिए हम विदेश मंत्री S जयशंकर को पिछले कुछ महीनों से लगभग लगातार यात्रा करते हुए संघर्ष के दुष्परिणामों को संभालते हुए देख रहे हैं। सरकार ने मर्चेंट नेवी के कर्मियों के लिए खाड़ी क्षेत्र और कैस्पियन सागर में किसी भी असाइनमेंट से बचने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि नुकसान को सीमित करने की कोशिश की जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल की सीट के लिए चुने जाने की दावेदारी भी शुरू कर दी है। हमने इस बारे में पहले भी वर्ल्ड व्यू पर बात की थी। इसी कार्यक्रम में उस एपिसोड को देखा भी जा सकता है। अब भारत संघर्ष के इस दौर में परिषद में अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन इस अभियान में एक बड़ी चिंता पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार का अपना रुख रहा है, क्योंकि युद्ध से कुछ ही दिन पहले फरवरी में PM मोदी ने इजरायल का दौरा किया था और हाल ही में ये आरोप भी लगे हैं कि भारत इजरायल को सैन्य आपूर्ति बढ़ा रहा है। इसलिए कुछ संतुलन बनाने की जरूरत दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने जो कहा, उसे सुनिए। हमें होर्मुज जलडमरू मध्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही हमें गाजा में दुखद मानवीय स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
नागरिक जीवन का नुकसान, नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश, ये कुछ मुख्य चिंताएं हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू करके प्रयासों का पूरा समर्थन करना चाहिए। इस बीच सितंबर महीने में दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन की तैयारी हो रही है, जहां संघर्ष के कई प्रमुख खिलाड़ी मौजूद होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन और कई अन्य लोगों की मेजबानी करेंगे। क्या ये वो समय हो सकता है जब युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान और यूएई के नेता भी आपस में मिले? विदेश सचिव मिस्री शी जिनपिंग की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए बीजिंग में थे, जो याद रखें कि 2019 के बाद पहली बार है। और दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी फ्लोरिडा में G20 के लिए अमेरिका में होंगे। उनकी वहां अमेरिका की एक तरह की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अगर ये संघर्ष तब तक पहले ही समाप्त नहीं हो जाते, तो फरवरी 2025 में वहां इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक वास्तविक प्रयास किए जाने की उम्मीद है। इस बीच भारत के जो मुक्त व्यापार समझौते लंबित हैं, जिनमें यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है, उन सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और निर्यात के मोर्चे पर मदद करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। ईरान संघर्ष के 5 महीने और यूक्रेन संघर्ष के लगभग 5 साल बीत जाने के बाद दुनिया के लिए अगली बड़ी चिंता यह है कि ये दोनों संघर्ष किसी तरह आपस में मिल जाएंगे, जिससे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत, जिसे किनारे पर बैठे रहने और खुलकर न बोलने के रूप में देखा जाता रहा है, उसे अब पहले से कहीं अधिक अपने रुख में संशोधन करने, शांति के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों को उनके द्वारा शुरू किए गए संघर्षों को समाप्त करने में अधिक जिम्मेदारी दिखाने के लिए जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से। अब समय है वर्ल्ड व्यू की कुछ रीडिंग रिकमेंडेशंस का, और इस हफ्ते मैं किताबों के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ। इसके बजाय मैं कुछ रिपोर्टों और कुछ अच्छे स्रोतों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनकी मदद आप ले सकते हैं। तो एक तो, जैसा मैंने एपिसोड में उल्लेख किया, IFPRI एक कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन ब्लॉग सीरीज चलाता है। वास्तव में इसका नवीनतम ब्लॉग भारत पर है, इसलिए मैं आपसे इन दोनों को देखने का आग्रह करती हूँ। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक नियमित आउटलुक जारी करता है, लेकिन जुलाई का संस्करण विशेष रूप से युद्धों और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को देखता है। ये पाता है कि टेक स्टॉक वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को सहारा दे रहे हैं, लेकिन फिर निश्चित रूप से युद्ध मंदी के रुझान ला रहा है। विश्व बैंक का एक विशिष्ट पेज दक्षिण एशिया को समर्पित है, जिसका एक विशिष्ट आउटलुक अपडेट है, आर्थिक और पर्यावरणीय आउटलुक, और ये इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, नौकरियों, रेमिटेंस और अन्य सूचकांकों के लिए पढ़ने लायक है। इसका मैंने संक्षेप में उल्लेख भी किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मेड इन इंडिया, जो अक्टूबर 2023 से भारत से इजरायल को भेजे गए लगभग 3000 हथियारों के शिपमेंट का दस्तावेजीकरण करती है। अब याद रखें, एमनेस्टी निश्चित रूप से एक मानवाधिकार समूह है, एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है, और ये भारत से इन शिपमेंट्स को रोकने की मांग कर रहा है। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, विशेष रूप से जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव की दौर करीब है, मैं पास ब्लू वेबसाइट की सिफारिश करूंगी। ये संयुक्त राष्ट्र और UNSC की राजनीति को समर्पित है, और हर चीज के लिए निश्चित रूप से द हिंदू की वेबसाइट है, www.thehindu.com। वर्ल्ड व्यू पर यहां फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का आभार।